से कम 80 सवाल तो करने ही हैं। अब 80 के ऊपर कितना करना है ये आपके लेवल ऑफ एक्यूरेसी पर डिपेंड करेगा, और ये लेवल जितना कम होता जाएगा आपका रिस्क उतना ही बढ़ता जाएगा। और बाकी में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो ऐसे में सर पे कफन बांध लेना चाहिए और जितने अधिक से अधिक सवाल कर पाएं उतने कर डालने चाहिए। नमस्कार, यूपी पीसीएस पैनल्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आरओ के एग्जाम में बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए और मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी अच्छी हो गई होगी। बहुत सारे क्वेश्चंस इस बात को लेके आ रहे हैं कि हम एग्जाम में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें जिससे कि हमारा एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाए। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि समीक्षा अधिकारी की जो प्री का एग्जाम है, प्रारंभिक परीक्षा, उसमें 60 क्वेश्चंस हिंदी से और 140 जो क्वेश्चंस होते हैं वो जीएस के पेपर में होते हैं। अगर पिछले रिकॉर्ड को देखा जाए तो निगेटिव मार्किंग लागू होने के बाद आरओ 2017 के पहले एग्जाम में, 2017 का एग्जाम पहला था जिसमें निगेटिव मार्किंग लागू हुई थी, उसमें प्री की जो कट ऑफ थी वो 122 गई थी। नेगेटिव मार्किंग लागू होने के पहले तो कट ऑफ बहुत हाई जाती थी, लेकिन नेगेटिव मार्किंग जाने के बाद कट ऑफ नीचे हो गई और आरओ 17 में ये 122 गई थी, जबकि आरओ 2016 का जो री एग्जाम हुआ था उसमें कट ऑफ 129 गई। 2021 के हुए एग्जाम में केवल मेंस की कट ऑफ ही आयोग ने जारी की है, जबकि प्री की कट ऑफ जारी नहीं की गई। तो इन सब के अनुसार और सीटों के आधार पर हम अगर ये मान ले कि 2024 के आरओ के प्री एग्जाम में कट ऑफ 132 के आसपास जाएगी। अभी जो 132 में मान रहा हूँ ये भी केवल कयास है और मेरा ये मानना है कि इस बार कट ऑफ इससे कम ही जाएगी, लेकिन फिर भी हम ये मान लेते हैं कि 132 की कट ऑफ जा सकती है। ऐसा मान लेते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो हिंदी में अगर कोई एस्पिरेंट 55 क्वेश्चन सही कर लेता है तो उसे जीएस में 77 क्वेश्चन सही करने होंगे 132 तक पहुंचने के लिए। चलिए 77 को थोड़ा सा और बढ़ाकर 80 कर लेते हैं कि उसको हिंदी में 55 क्वेश्चन उसके सही हो गए हैं और अब उसको 132 के कट ऑफ तक पहुंचने के लिए 80 क्वेश्चन जीएस में करने हैं। यहाँ एक बात ये ध्यान रखिए है कि ये सब बातें मैं जनरल मेल के कट ऑफ को बेस बनाकर कर रहा हूँ। फीमेल्स और जो अदर कैटेगरीज होती हैं उनकी कट ऑफ जनरल मेल से जनरली कम जाती है। ओबीसी को छोड़ के, ओबीसी की कभी कभी बराबर भी चली जाती है और कभी कभी थोड़ी सी ज्यादा भी चली जाती है। इसलिए जो फीमेल्स और जो बाकी हैं उनके लिए डिजायर्ड स्कोर और कम हो जाएगा। तो अब हमें 80 जो नेट सवाल है, 80 जो नेट सवाल है वो सही करने, और उसके लिए हमें कितने प्रश्न अटेम्प्ट करने होंगे ये हमें देखना है। वैसे तो फेसबुक और दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म पे बहुत से महारथी आपको मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि उन्होंने पूरे 140 प्लस अटेम्प्ट किए और वो दूसरों को भी अधिक से अधिक क्वेश्चन जो है उनको अटेम्प्ट करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। अब असलियत क्या है ये तो वही जाने, लेकिन प्री का जो उद्देश्य है वो केवल एग्जाम पास करना ही, एक क्वालिफाइंग है। या कोई रैंकिंग नहीं होती। हमें यहाँ पर केवल इतना करना चाहिए जितने से हम कट ऑफ क्रॉस कर जाएं। हाँ, अगर आपको पूरे प्रश्न आते हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर नंबर ऑफ अटेम्प्टेड क्वेश्चंस बढ़ाने और केवल बोस्टिंग करने के लिए बेमतलब का रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं होती। ये जो एक एग्जाम है ये आपकी जिंदगी बदलने की हैसियत रखता है, तो इस मौके को गंवाने और अपनी मेहनत को बर्बाद करने की राय कोई भी समझदार इंसान आपको कभी भी नहीं देगा। इसलिए प्रैक्टिकल बात करते हैं। तो हम लोगों ने अभी देखा कि हमें नेट 80 क्वेश्चन सही करने हैं, वो भी निगेटिव मार्किंग के साथ। अगर निगेटिव मार्किंग ना होती तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। मैं आपसे यही कहता कि कोई रिस्क नहीं है, तो जितने भी क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं वो तो कर ही दो, और बाकी जो नहीं आ रहे उनमें भी तुक्का मार के टिक मार दो। लेकिन अब हर गलत उत्तर पे सही उत्तर के भी कुछ नंबर कट जाएंगे, यानी कि अगर आपने रिस्क लेके गलत कर दिया तो आपने जो आंसर गलत दिया है उसके तो मार्क्स नहीं ही मिलेंगे, और इसके अलावा आपने जो सही आंसर दिए हैं उनके मार्क्स में भी आपका कुछ डिडक्शन हो जाता है। इसलिए रिस्क को कैलकुलेट करना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर आपको अपना एक्यूरेसी लेवल ध्यान में रखना है। आजकल टेस्ट सीरीज और मॉक का जमाना है, तो आपने भी बहुत सारे मॉक और टेस्ट सीरीज लगाए होंगे, और इनमें आपने जरूर कर लिया होगा कि कितने अटेम्प्ट करने पर कितने सवाल आप सही कर पा रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज आपके पास आपका एक्यूरेसी जो लेवल है वो असेस हो गया होगा। तो अगर आपका एक्यूरेसी लेवल 100% यानी कि जितने भी सवाल आप करते हैं वो सब सही होते हैं, तो आपको केवल 80 प्रश्न ही अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि हमको 80 के स्कोर तक पहुंचना है। वही अगर आपका एक्यूरेसी लेवल 95% है, यानी कि आप 100 सवालों में लगभग 5 गलत कर देते हैं और 95 सही करते हैं, तो आपको 86 जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने होंगे, जिनमें से आपकी एक्यूरेसी लेवल के हिसाब से 82 सही होंगे और 4 गलत हो सकते हैं। तो निगेटिव मार्किंग के बाद आपका जो स्कोर बनेगा वो 80.67 का बनेगा। वहीं अगर आपका एक्यूरेसी लेवल 90% है तो आपको 93 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, जिनमें से 84 सही होंगे और 9 गलत हो सकते हैं, तो आपका स्कोर बनेगा 81।
वहीं अगर आपका एक्यूरेसी लेवल 85 है तो आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, और इस केस में आपके जो सही सवाल होंगे वो 85 होंगे और गलत होंगे 15, और नेट स्कोर आपका बनेगा 80 का। 80 का एक्यूरेसी लेवल अगर आप मेंटेन करते हैं तो सवाल अटेम्प्ट करिए 110, जिसमें सही होंगे 88, गलत होंगे 22 आपके एक्यूरेसी लेवल के हिसाब से, जो आपका स्कोर करेंगे 80.67 का। ऐसे ही अगर आपका एक्यूरेसी लेवल 75 और 70% है तो 80 का स्कोर करने के लिए आपको 120 और 134 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। यहाँ ये ध्यान रखिए कि आपको कम से कम 80 सवाल तो करने ही हैं। अब 80 के ऊपर कितना करना है ये आपके लेवल ऑफ एक्यूरेसी पर डिपेंड करेगा, और ये लेवल जितना कम होता जाएगा आपका रिस्क उतना ही बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपके अटेम्प्ट किए गए क्वेश्चंस में सही होने वाले क्वेश्चंस का जो परसेंटेज है वो धीमे धीमे घटता जा रहा है जैसे जैसे आपका एक्यूरेसी लेवल कम होता चला जा रहा है। इसलिए ऊपर बताई गई मैथ्स पर ध्यान देते हुए उसी के आसपास रहिए, वरना ज्यादा करने पर निगेटिव क्वेश्चंस और निगेटिव मार्क्स बढ़ते चले जाएंगे। अब ये जो पूरी कैलकुलेशन है थोड़ी टेक्निकल हो जाती है। एक दूसरा तरीका भी है जिससे अधिकतर फॉलो किया जाता है, क्योंकि बहुत से लोगों को पहली बात अपना एक्यूरेसी लेवल पता नहीं होता। वहीं दूसरी बात, जो आपका एक्यूरेसी लेवल है वो सब्जेक्टिव भी होता है, जो पेपर के लेवल के हिसाब से ऊपर नीचे हो जाता है। पेपर अगर आसान आया है तो आपका एक्यूरेसी लेवल हाई हो जाएगा, और अगर पेपर थोड़ा सा कठिन आया तो आपका एक्यूरेसी लेवल उसी हिसाब से कम हो जाता है। इस तरीके में आप, जो दूसरा तरीका है इसमें आप सबसे पहले वो प्रश्न करिए जो आपको 100% कन्फर्म है, जिनके आंसर, जो आपको 100% उनके उत्तर पता है। जब आप इनको कर लें तो गिन लीजिए कि कितने प्रश्न हो गए हैं। अगर ये जो सही क्वेश्चन है इनका जो नंबर है वो 60+ हो जाता है तो आपको लगभग 20 का स्कोर और चाहिए, क्योंकि 60 तो आपने कर लिए। अब 80 तक पहुंचने के लिए आपको 20 का स्कोर और चाहिए, और अब आपके पास जो क्वेश्चंस बचे हैं उनमें से आपको केवल 20 प्रश्न और करने हैं। वहीं जो बचे क्वेश्चन है वो कितने होंगे, आपने 140 में से 60 कर लिए, तो अभी 80 प्रश्न बचे हैं जिनमें से हमको 20 का स्कोर चाहिए। तो आपको अब इन 80 क्वेश्चंस में से सारे तो नहीं ही करने हैं, क्योंकि सारे तो किसी को नहीं आते, तो आपको 30 से 35 प्रश्न छांट के टिक कर लेने हैं। वो 30 से 35 क्वेश्चन जिनके आंसर्स में आपको सबसे कम कंफ्यूजन होगा। मेरा मानना है कि इन सबसे कम कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस में से 25 तो आप सही कर ही लेंगे। अगर कुछ ऐसे प्रश्न और हैं जिनके उत्तर में आपको बहुत कम कंफ्यूजन है, यानी कि किन्हीं दो ऑप्शंस में ही डाउट है, तो उन्हें भी करने की कोशिश कर डालिए। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं छूना है, क्योंकि अगर आप ज्यादा छुएंगे तो जाहिर सी बात है अब आप उन क्वेश्चंस को कर रहे हैं जहां पर रिस्क का लेवल लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और निगेटिव जो मार्क्स होंगे वो आपके बढ़ते जाएंगे गलत होने पर। ओवरऑल आपको 110 से 125 प्रश्नों के बीच अटेम्प्ट करने हैं। बहुत ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर ऐसे में ज्यादा प्रश्न कर देने से नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। मेरे सामने बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जहां लोग केवल इसलिए फेल हो गए क्योंकि उन्होंने जरूरत से ज्यादा क्वेश्चन टिक कर दिए थे, जबकि अदरवाइज वो पास होते। वह अगर किसी को ये लग रहा है कि उसे केवल 30 से 40 प्रश्न ही आ रहे हैं और बाकी में भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, तो ऐसे में सर पे कफन बांध लेना चाहिए और जितने अधिक से अधिक सवाल कर पाए उतने कर डालने चाहिए। क्योंकि केवल 30 से 40 प्रश्न अगर आपको आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पर फेल होना निश्चित है, तो ऐसे में रिस्क लेना जरूरी हो जाता है। हो सकता है कि रिस्क लेने पर किस्मत आप पर मेहरबान हो जाए और तुक्के से मारे सारे उत्तर आपके, या तुक्के से मारे अधिकतर उत्तर आपके जो हो वो सही हो जाए और आपका बेड़ा पार हो जाए। ये साका वाली स्ट्रैटेजी है। मध्यकाल में राजपूत यही तो करते थे। जब हार निश्चित होती थी तो सर पर कफन बांधकर साका करने के लिए उतर जाते थे, मरने और मारने के लिए। लेकिन बाकी किसी को भी मैं ऐसी राय नहीं दूंगा कि वो इस स्ट्रैटेजी को अपनाए कि वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लग जाए। ये जो तरीका है ये मेरा खुद का आजमाया है और हमेशा काम आया है, इसे आप भी आजमा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अपनी कोई खुद की स्ट्रैटेजी है या अपना खुद का कोई पेपर सॉल्विंग स्टाइल है तो जो आपको सूट करता है, तो मेरी सलाह है कि आप उसी को फॉलो करिए। हाँ, अगर उसमें यहाँ बताई गई कोई भी बात इम्प्लीमेंट हो सकती है तो करिए, वरना अपने खुद के तरीके से ही पेपर अटेम्प्ट करिए। बाकी पेपर के लिए बहुत शुभकामनाएं। अपना बेस्ट देकर आइए, सफल होइए और अपना, अपने माँ बाप का और अपने से जुड़े लोगों का नाम रोशन करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।